हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। तो आज का सेशन हम सीटेट से रिलेटेड रखने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम अभी होने ही वाले हैं, है ना। तो उसमें जो गणित वाला पोर्शन है उस पर आज हम डिस्कस आपसे करने वाले हैं। बाकी जो लैंग्वेज वगैरह हैं, है ना, उनको तो आप कर ही पाओगे, ठीक है ना। जो शिक्षण कौशल है या फिर और जो आपके पास बाल मनोविज्ञान है, अन्य जो भी पोर्शन है उसको आप बुक से पढ़ करके उसका आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। जो समझने वाली चीज़ है वो है मैथमेटिक्स गणित वाला पोर्शन, है ना। इसमें समझाया जा सकता है कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे रहे हैं उन पर हम थोड़ा सा आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए आप अंत तक। जो भी आपको बताया जाएगा यहाँ पर 110% आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसे इससे 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 लेवल ऊपर नहीं होगा क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो इसी स्तर का रहेगा। बस आप बशर्ते आपको ध्यान से सुनना है, जो आपको बताया जाएगा उसको आप केवल सुनिए, ठीक है ना। और लोगों तक इसको आप पहुंचाइए। अगर आपको अच्छा लगे, जेन्युइन में अगर अच्छा लगे, ना अच्छा लगे तो कोई उसके लिए तो कोई फिर दिक्कत ही नहीं है ना। आप कहीं पर भी देखिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसकी आप कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको अप्रिसिएट करना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी हो, किसी भी चीज़ को आप देखते हो, अगर किसी चीज़ को ना, और अगर वो आपको अच्छी लगती है तो उसको आप अप्रिसिएट करिए, है ना। तो चलते हैं हम सेशन में आगे, है ना। और आज हम डिस्कशन थोड़ी सी उस पर करने ही वाले हैं, है ना। सीधे प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो होगा आपके पास चलो आपसे क्वेश्चन पहला है, यदि x + y तथा फोर हो तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो नॉर्मल ही है, क्वेश्चन तो ये आपको मिलने लगते हैं वही सिक्स्थ, है ना, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, इन्हीं क्लासेस में आपको इस तरीके के क्वेश्चन बताना चालू हो जाता है, वहाँ पर आपको बताया जाता है। लेकिन हो सकता है कि आपने चीज़ें ध्यान न दी हों, तो लेवल ही वही है। लेवल ही क्या है, फिफ्थ तक आपको अगर आप प्राइमरी स्तर वाला दे रहे हो तो, है ना, आपको मिलने वाले, या फिर अगर जूनियर वाला भी आप दे रहे हो तो ऐसे तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है। कुछ चीज़ें तो है ही, है ना। पेपर में कौन देखा है कैसे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पढ़ना तो सभी रहता है, हर एक चीज़ आपको पढ़नी पड़ती है। उसमें क्या चीज़ पूछ ले पेपर में, ऐसा किसी को अंदेशा नहीं होता है ना। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखने से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन एग्जामिनर का पूछने का मेथड क्या है, क्वेश्चन को किस तरीके से क्रिएट कर रहा है, कैसे बना रहा है, क्या वो चीज़ें अपना रहा है। तो ये तो थोड़ी मेंटालिटी पता चलती है इंसान की, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पुट होते हैं, ये है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कशन किया हुआ है। क्वेश्चन तो ईजी है, कुछ बच्चों को तो बन ही गया होगा, आराम से इस क्वेश्चन को हम बना सकते। लेकिन अगर आपको नहीं भी आता है तो घबराना नहीं है आपको, है ना। आप टीचिंग एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो आप सीखते ही रहो बच्चों को कैसे पढ़ाना है ना। उसमें यही आपको तो सिखाया भी जाता है कि उसमें हमें कैसे पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है, कि बच्चे हमसे कनेक्टेड रहें, बच्चे हमसे जुड़े रहें। तो आपको तो उसमें सीखना ही पड़ता है ना, हर एक चीज़ आपको उसमें बताई जाती है। तो उस क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो आपको देखिए एक इक्वेशन है x + y = 14 है ना, और एक इक्वेशन है x - y = 4 है। ये इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है। तो अगर हम इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को देखें तो बड़ा इजी है। हम 10th क्लासेस में, अगर आप जरा ध्यान से सोचो, जब हम 10th क्लास में होते थे तो हमको कई विधियां बताई जाती थी इसको सॉल्व करने की, ठीक है ना। दो इक्वेशन आपको, दो रेखिक समीकरण आपको दी जाती थी और पूछता था कि इसको विलोपन विधि से हल करिए, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, इसको वज्र गुणन विधि से हल करिए। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो ही होगा कि आप मैं क्या बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं। तो ये आइडिया आपको यहाँ पर अपने माइंड में आ रहा होगा कि कुछ ऐसी चीजें हमने सुनी भी है ना। तो इसमें जो बढ़िया तरीका है वो है विलोपन विधि। इसमें किसी एक को विलुप्त कर दीजिए, किसी एक को यहाँ पे खत्म कर दीजिए, तो बढ़िया सिंपल तरीका है। और उसमें क्या तरीका अपनाया जाता है, उसमें यह तरीका अपनाया जाता है कि
इसमें आपको जो चीज यहाँ पर समान समान तो दोनों दिख रही है, मतलब जो परिमाण अगर देखो तो है ना, देखो x और x दोनों सेम है, y और y दोनों सेम है, लेकिन अगर साइन देखोगे, क्या देखोगे, साइन देखोगे, तो जरा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको जो काटना है, मतलब जो इसमें से आपको विलुप्त करना है, जो खत्म करना है, उसके सामने के साइन आप देखिए जरा, आपको यहां पर यह ध्यान देना होगा कि अगर साइन सेम है, साइन यदि सेम, जिसको आप काटना चाह रहे हो उसके साइन सेम है, तो उस केस में हमको माइनस करना पड़ेगा। साइन सेम है तो जरा ध्यान से सुनिए, साइन यदि सेम है तो हमको माइनस करना पड़ेगा। यदि साइन विपरीत है, साइन क्या है, विपरीत है, ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो उस केस में आपको ऐड करना पड़ता है, उसको इस केस में आपको जोड़ना पड़ता है। तो अब आप देख लो, मैं यहां पर y को खत्म करना चाहता हूं, यदि मैं y को यहां पर खत्म करना चाहता हूं तो साइन देखेंगे, साइन एक प्लस का एक माइनस का, इसका मतलब इस केस में हमको जोड़ना पड़ेगा, इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ करके आराम से इसको हम खत्म कर सकते हैं। अब अगर आप सोचो, आप ये सोच रहे हो कि हम x को सर काटना चाहते हैं, अगर आप x को काटना चाहते हो तो इसके साइन देख लो, आप यहां पर प्लस x है, यहां पर भी प्लस x है, इसका मीनिंग साइन सेम है, तो फिर आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, आप कैसे भी सॉल्व करिए आंसर वही आने वाला है। तो मैं तो यहां पर सॉल्व करता हूं कि हम y को खत्म करना चाह रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, है ना। तो देखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखो ये, चलो ये कट जाएगा, प्लस है माइनस है, और x 2x, x और x 2x, 14 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 है ना, x बराबर 9 हो जाएगा। बोलो यस और नो। इतनी बात पता चली आपको, x बराबर कितना हो गया, 9। अब x की ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखिए, आप 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो x का यह मान हम रख देते हैं, चलो 1 में। कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को तो ऐसा लगा ही होगा कि ये तो बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन आप बता रहे हो ना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछने में नॉर्मल है ही है। कई बार इसी में बच्चे उलझ जाते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, है ना। कई बार बच्चों को क्या बोलते हैं, इसको 12th हो जाए, BSc ग्रेजुएशन कर जाए, आगे भी चले जाए, उनको पक्षांतर करना नहीं आता यहाँ पर, है ना। इस तरीके की समस्याएं देखी गई हैं सामने, है ना। यक्स का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो ध्यान से देखो, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर है आपके पास 14, x आया है 9, 9 प्लस वाई बराबर 14, y हमको निकालना है, तो इसको उधर भेजो, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 5 14, यानी कि x बराबर आ गया, x बराबर कितना 5 है ना, x बराबर आ गया 9 और आपके पास y बराबर आ गया 5। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 9 और 5 इसका बिल्कुल क्या है, सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो था पहला क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये जो को बताया गया है इसमें हर एक बात आपको बिल्कुल पता चल गई होगी, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते, आप इसको देखिए, और अगर एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हो, बैक करके, है ना, पॉज करके आप इसको कैसे भी आप समझ सकते हो, आपके कंट्रोल में है चीज़ें, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, है ना। क्वेश्चन का लेवल भी रहेगा, अभी तो मैंने थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्ट जब किया जाता है तो कुछ वैसे प्रश्नों से चीज़ों को स्टार्ट करना है कि आपको चीज़ें आ रही हों, ऐसी वैसी चीज़ें आपको आती हों। अदरवाइज कुछ ऐसा चीज़ पहले ही शुरू में ला करके खड़ा कर दिया जाए और जो आपको मालूम ही ना, उसमें जरा भी आइडिया ही ना आपको, तो क्वेश्चन फिर आपको उसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट वहीं से करना है, यानी कि बोलते नहीं ज्ञात से अज्ञात की ओर, जब हम शिक्षण विधियाँ पढ़ते हैं तो हमको ये बताया भी जाता है कि हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलें। जो चीज़ें बच्चों को पहले आती है शुरुआत हम वहीं से करें, कि ताकि बच्चे उसके कनेक्ट हों चीज़ें, फिर उससे थोड़ी थोड़ी से जुड़ें चीज़ें। ऐसी चीज़ शुरू में ही अगर आपसे डिस्कस कर दी जाए और को जरा भी आपको आइडिया ना हो तो फिर रह नहीं जाएंगी चीज़ें, है ना। चलो मैं रेज कर रहा हूँ इसको। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कहा है आपके पास, ध्यान से देखिए, a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी इनवर्स, और पूरे का इनवर्स है, ध्यान से देखिए, है ना, के तुल्य मान को ज्ञात कीजिए।
के तुल्य मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन मैंने ये थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है ना। अब इतना भी लेवल वाला नहीं लेकिन है कुछ क्वेश्चन में आपको चीज़ें गणित की अगर समझ है थोड़ी सी है ना, यदि आपने घातांक और काणी जो चैप्टर आप पढ़ते उसको अगर आपके माइंड में हैं चीज़ें तो फिर आप इसको कर जाओगे आराम से, है ना। चलो देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को हम। a + b² a - b, ये है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। चलो ध्यान से देखो क्या करेंगे हम इसमें। सबसे पहले तो आप देखो कि इसमें आप क्या कर सकते हो। देखो a + b², देखो ये इनवर्स लगा हुआ, इसको आप नीचे उतार लो। देखो इतना आप कर सकते हो, बोलो यस और नो। इतनी बात पता चली आपको, है ना। इनवर्स लगा हुआ इसका मीनिंग आप 1/, इसको करके यहाँ पर ये प्लस की पावर हो जाएगी तो फिर लिखने की नीड है नहीं, ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया, इतना काम हमने करा स्टेप नंबर 1 में। बोलो यस और नो, बात पता चली इतनी। आगे देखिए, अब आप देखिए a + b² बटे, है ना, इसके नीचे मैंने देखो b² बटे a - b मैंने लिख दी, पावर में हमने -1 अभी लिया हुआ है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो यहाँ पर, a - b गुणे a प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा b², है ना ये, और बटे है आपके पास a - b, ठीक है। और यहाँ पर घात में -1 है, ठीक। क्लियर आपको इतनी बात। आगे देखो, a को a से गुणा कराओगे तो a², बोलो a को a से गुणा करा a² माइनस ab, a को b से गुणा कराया -ab, बिल्कुल सही, प्लस b², बोलो यस और नो। और ये है आपके पास a - b, ये हो जाएगा आपके पास -1। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, बस इसको आपको क्या करना है, इनवर्स लगा हुआ है, बस इसको आपको पलट देना है। सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर इनवर्स लगा हुआ तो इस चीज को ऊपर नीचे आप कर दीजिए, है ना। जो ऊपर है उसको नीचे कर दो, जो नीचे उसको ऊपर कर दो आप, है ना। तो a - b बटा a² - ab प्लस का b², और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो इतनी बात आपको पता चली। इस क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन था, है ना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बड़ा इजी था, लेकिन क्वेश्चन में दम था, थोड़ा सा दम इसमें क्वेश्चन में भी है ना। तो उम्मीद है कि आपको बातें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, है ना। हर एक बात आपको बिल्कुल पता चले, क्योंकि हर एक चीज़ आपको बताया भी जा रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको चीज़ें ना क्लियर हो रही हो, है ना। आप बिल्कुल समझते चलिए हर एक क्वेश्चन को, आपको बिल्कुल डीपली डिस्कशन में आपको, क्योंकि ऐसा चाहिए भी कि बताना कि हर एक चीज़ बताई जाए, है ना, ताकि कोई डाउट किसी प्रकार का रहना ना पाए, है ना। चलो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलने भी वाले, है ना। आप पेपर जब आपको मिलेगा तो बाद में मेरे से आप, है ना, संपर्क कर सकते हो कि ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल मिले थे मेरे को, है ना। आपको इससे बाहर नहीं रहेगा, आपको हर एक चीज़ बिल्कुल मिलने वाली है ना। और आपको मालूम भी है कि 60% अंक आपको लाने होते हैं, है ना, 150 में, है ना। 150 में आपको 60% यानी कि 90 के आसपास आपको 90 लाना ही रहता है ना। तो आप कर पाओगे, ऐसा ही नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, आराम से चीज़ों को आप कर पाओगे, है ना। चलो देखते रहिए। है ना, ये है, ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, ये ... चलो का मान ऐसे क्वेश्चनों को देख करके बच्चे बिल्कुल उलझ जाते हैं। इतना आसान अभी मैं इसको कर दूंगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा, पलक झपकते इसका आंसर आप करोगे। बस क्या है कि आपको
क्या है कि क्या बोलते हैं इसको, आपको थोड़ा सा समझ होनी चाहिए है ना कि गुणनखंड फैक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं उसको कैसे करते हैं, बस ये समझ, क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक ही बताया जाएगा ना। ट्रिकी वगैरह, ट्रिक क्या है, ट्रिक ऐसा तो ही नहीं कि ट्रिक आप परमानेंट, अगर आपको चीज़ें आपके पास, आप सोचते हो कि आप चीज़ें आपके पास रहें तो आपको ट्रिक फिर काम नहीं आने वाली है ना। ट्रिक हो सकता है कुछ पल के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल हो जावे है ना, लेकिन वो आपके लंबे समय तक आपके साथ रह नहीं सकते ट्रिक। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें समझी जाती हैं वो परमानेंट हो जाती हैं। तो चीज़ों को पहले तो आप समझिए कि हम कैसे करते हैं। चलो देखो, अगर हम इसको ज़रा ध्यान से आप देखिए, मान लें कि ये x बराबर है, क्या है, ध्यान से देखिए, है ना, ये किसके बराबर है, x बराबर हमने मान लिया। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 हम बोल देते हैं। इतनी बात, ये जो दिया हुआ इसको हमने x बराबर माना, पहला स्टेप। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मैंने दोनों साइड का क्या कर दिया, स्क्वायर यहां पर मैंने किया हुआ है। चलो देखो तो क्या करेंगे, बोलो, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। ध्यान से आप देखिए, ये मैंने क्या कर दिया, इधर भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। दोनों साइड स्क्वायर किया है तो दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब जरा आप गौर से देखिएगा, है ना, ये तो x स्क्वायर हो गया, हाँ बिल्कुल सही। ध्यान से देखिए, ये पूरे का स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, बोलो यस और नो, बात समझ में आ रही है ना। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2 और 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 भाई, मैंने यहाँ पर अंडर रूट का मतलब क्या है, 1/2 है और ये 2 हाई है, तो ये देखो ये कट गया तो खत्म हो गया, है ना। तो यानी कि आपके पास क्या बच गया यहाँ पर, 2 प्लस ऊपर वाला, अंदर वाला तो भी हाई है ना। तो ध्यान से देखिएगा जरा, ठीक है, ये देखो, ये आपके पास अभी भी है। अब ये चल रहा है सीक्वेंस, ठीक है ना। अब ऐसे करके √2 प्लस √2 प्लस √2, अब ये ऐसे करके यहाँ पर चलता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये सीक्वेंस आगे की ओर चलेगा। अब ये चीज़, आप यही चीज़ देख रहे हो ना, देख लो आप। अब मैंने 2 लिखा, बोलोगे सर यहाँ पर तो 3 है, आप 3 बना लो, इसको प्लस करके और आगे बना लो, ये तो है, ये डॉट डॉट दिखाई रहा है आपको, है ना। तो ये चीज़ है कि ये यही चीज़ है, ये जो चीज़ लिखा हुआ है। अब आप समझो यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, 2 प्लस इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, यक्स लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। देखो बड़ा इजी कर देंगे, है ना, यक्स। अब दोनों को इधर ले आओ, ये बोलो, इतनी बात अगर आपको पता चल गई तो क्वेश्चन आपने बना लिया, क्वेश्चन आपने क्या कर लिया, बना लिया। अब यहाँ पर आप आराम से इसका गुणनखंड कर सकते हो, 2 1 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाए। गुणनखंड तो आपको आता ही होगा, है ना। तो ऐसे हम, ये हो जाएगा, है ना, x² माइनस 2x प्लस क्या हो जाएगा, देखो -2x माइनस माइनस प्लस x, है ना, -2 बराबर 0, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, x² माइनस क्या हो गया, 2x प्लस x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। x कॉमन करा, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन करा, x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 2, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर 2 या फिर x बराबर माइनस का 1, है ना। तो अब आप यहाँ पर ऑप्शन में जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एक है आपके पास x बराबर +2 और एक है x बराबर -1। तो ऑप्शन में आपको 1 दिया है, -2 दिया है, 1 है नहीं, -2 है नहीं, एक -1 दिया है, तो -1 बिल्कुल दिख रहा है, तो -1। और यहाँ पर d बराबर आपको d3 दिया है, तो 3 तो है ही नहीं, तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा -1, है ना। तो -1 अगर ऑप्शन में आपको दिख रहा है, बिल्कुल वही इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब, सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। बोलो, बात पता चली। देखो क्वेश्चन तो आप इसको बड़ी जल्दी कर सकते हो ना, लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतना मैं तो बता रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को समय लग रहा है ना, बताने में थोड़ा सा टाइम लग ही सकता है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हो तो आप जल्दी से आप चीज़ों को फटाफट, यहाँ पर आप समझे हुए चीज़ों को, तो आप फटाफट चीज़ें कर जाओगे, आराम से आगे आप निकल सकते हो, है ना। चलो आप इसको नोट कर सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको।
चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:2 3:2 हो तो त्रिभुज कैसा होगा? त्रिभुज कैसा होगा? त्रिभुज कैसा होगा? ठीक है, ये आपको यहाँ पर ये अनुपात दे रखा है, तो एक आपके पास क्या है 5x है। देखो अनुपात में चीज़ें एग्जैक्ट रहती नहीं है, 5x है, ये 3x है, और ये क्या है कोण जो आपके पास हो गए, एक कोण 5x है, एक कोण 3x है, एक कोण क्या है 2x। ऐसे आप इसको लिख सकते हो। x क्या है, x आप भी हम पता कर लेते हैं ना, बस इसमें हम पुट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो ये त्रिभुज है यानी कि ट्रेंगल है, और आपको मालूम है ट्रेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रेंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है ना, उनका जो कितना होता है आपके पास 180 के बराबर होता है। जो ट्रेंगल होता है उसका सम किसके बराबर होता है 180 के। तो बड़ा सिंपल है, आप देखो 5x + 3x + 2x बराबर, ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए आपको, है ना। देखो 3 2 5 5 5 है ना, देख लो 3 2 5 5 5 10 10x बराबर, ये हो गया आपके पास 180, ये कट ही जाएगा है ना। x बराबर ये आ गया आपके पास कितना 18, x बराबर कितना आ गया 18। अब आप देख लो 5x से 5 × 18 90 डिग्री है, 3 54 डिग्री है ना। यहाँ पर देखो ये कितना है 36 है। और आप देख लो कि एक कोण अगर 90 है तो बड़ा सिंपल है, आराम से आप बता ले जाओगे कि ये जो आपके पास त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ है इन तीनों कोणों से, है ना, वो है समकोण, है ना। समकोण त्रिभुज एक ऐसा ही होता है, त्रिभुज होता ही है ना, जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री हो। त्रिभुज के अगर किसी एक कोण का अगर मान 90 डिग्री हो जाता है तो वो त्रिभुज जो है राइट एंगल ट्रायंगल उसको हम बोल देते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज यहाँ पर हम उसको बोलते हैं। बड़े आराम से हम इसको कर पाएंगे। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बोलो इतनी बात आपको पता, उम्मीद है कि चल रही होगी, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलो देखो आप इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है 15 मीटर, 12 मीटर और 6 मीटर विमाओं वाले एक घनाभ को घनों की पूर्ण संख्याओं में काटा गया है। घनों की पूर्ण संख्याओं में काटा गया है। घनों की संभावित संख्या क्या होगी? घनों की संभावित संख्या यदि क्षति नगण्य है, है ना,
छोटे घनों में इसको क्या करा गया है, एक घनाभ है, इसकी विमाएं आपको यहाँ पर दे रखी हैं और इसको घनों की पूर्ण संख्या, मतलब इसको घन बनाने, इसको काट करके क्या करने हैं, घन आपको यहाँ पर बनाने हैं। घनों की संभावित संख्या यहाँ पर क्या होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। बड़ा सिंपल है, ध्यान से जरा आप सोचो। इसका अगर आप देखो तो घनों की संभावित संख्या आपको निकालनी है। देखो घनों की संख्या निकालने के लिए आपको इसका आप आयतन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, इसका आयतन, है ना। देखो 15 गुणे 12 गुणे कितना है, 6 है ना। और इसके HCF लीजिए। इसका क्या लीजिए, इसी का आपको क्या लेना है, HCF लेना है। ध्यान देना, है ना। इसका क्या लेना है, HCF आपको यहाँ पर लेना होगा, ठीक है ना। और HCF लेने के बाद फिर हम उससे इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और फिर हमारे पास आंसर यहाँ पर कंक्लूजन निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये तो मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 15 12 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6। इसका आपको क्या लेना है, HCF, है ना। और घन है, उसका हमें क्या करना है, क्यूब कर देना है, ठीक है ना। क्योंकि घन है, घन का आयतन आपको पता ही होता है, ठीक है ना। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन जो होता है वो भुजा का क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका HCF निकाल करके उसका क्यूब आपको कर देना है। तो देखो ये घन है, घनाभ है, तो घनाभ का आयतन मैंने यहाँ पर आपको मालूम है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मैंने लिख ही दिया, 15 गुणे 12 गुणे 6। और जो घन होता है ना, इसको घन में काटना है, तो इसका आपको HCF निकाल करके उसका, है ना, क्यूब मैंने क्या, घन का आयतन ये होता है तो क्यूब कर दिया इसका HCF निकाल करके, ठीक है। अब चलो ध्यान से देखो, यहाँ पर 15 गुणे 12 गुणे 6, इसका अगर आप HCF आप देखोगे तो क्या हो जाएगा। देखो 3 दूनी 6 होता है, 3 चौक 12 होता है, 3 बजे 15, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF 3 हो जाएगा। बोलो, बात पता चल रही है ना। 12 15 6 का HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 गुणे 12 गुणे 6 बटा 3 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, है ना। 5 चौक 20 और 20 दून कितना हो जाएगा, 40, है ना। तो जो घन आप काटोगे वो घन कितने हो जाएंगे आपके पास, उससे जो काटोगे घन, वो घनों की संख्या जो हो जाएगी आपके पास 40, ठीक है। बोलो, ये बात आपको पता चली कि नहीं चली, है ना। इजी है, आप कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले मैंने घनाभ है, तो घनाभ का आयतन मैंने लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दिया। नीचे मैंने ये देखा कि जो इसको घन में काटना है तो घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले कितने घनों में काटना है, कितने घन कटेंगे इससे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने HCF निकाला और HCF चूंकि आयतन है ना, तो उस पर हमने क्यूब कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने 3 बार इसको मैंने लिख दिया और मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, तो मेरे पास 40 रिजल्ट आ रहा है। तो घनी की जो संख्या होगी, घनों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। बोलो, इतनी बात आपको पता चल गई होगी, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा एक शंकु जिसकी त्रिज्या, एक शंकु जिसकी त्रिज्या r/2 तथा r/2 तथा तिर्यक ऊंचाई 2l है, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा हुआ है। अब अगर आप देखो
आपसे बात करी हुई है शंकु की, है ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई होता है ना, गुणित त्रिज्या होती है ना, और क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, है ना। इस शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपके पास पाई गुणे त्रिज्या गुणे तिर्यक ऊंचाई। अब बड़ा इजी हो गया, आराम से कर पाओगे आप। पाई गुणे त्रिज्या क्या करोगे आप, त्रिज्या है आपके पास r/2, देख लो त्रिज्या r/2 है। तिर्यक ऊंचाई आपसे बोला है 2l है, लिख दो 2l, ये कट ही जाएगा तो आपके पास क्या बचा, πrl बच जाएगा। तो इसमें πrl जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका सही जवाब है, यानी कि जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो πrl होगा, है ना। बोलो, इतनी बात आपको पता चली या नहीं चली। उम्मीद है कि आपको बातें बिल्कुल पता चल रही होंगी, हर एक बात बिल्कुल आपको यहाँ पर डीपली समझाया भी जा रहा है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, इसमें कहता है 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। 3 चुनाव लड़ा और क्रमशः 1136, 7636 तथा 7636 तथा 11628 ऊंट प्राप्त किए। जीत के प्रत्याशी को कुल ऊंटों का कितना प्रतिशत मिला। कुल ऊंटों का कितना प्रतिशत मिला, कितना प्रतिशत मिला। आपसे ये क्वेश्चन है। 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा हुआ है और क्रमशः एक को 1136 वोट मिला है, एक को 7636 वोट मिला है और एक को यहाँ पर 11628 वोट प्राप्त हुए हैं। जीत के लिए प्रत्याशी को कुल वोटों का कितना प्रतिशत वोट आपको यहाँ पर मिला हुआ है। चलो इस क्वेश्चन को आप बनाने की क्या करिए, कोशिश करिए, ठीक है ना। और अगर इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उसको आप मेरे से क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है ना। तो इसको आप बनाने की क्या करिए, यहाँ पर कोशिश करिए, है ना। चलो देखो, तो यहाँ पर 3 प्रत्याशी हैं, है ना, और एक प्रत्याशी इसमें क्या करा हुआ है, जीता हुआ है। और आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि जो प्रत्याशी जीता हुआ है वो है प्रत्याशी नंबर ये वाला, है ना, जिसको 11628 वोट मिला, यही जीता होगा। देख लो, एक को तो 1136 मिला है, एक को 7636 वोट मिला है और एक को 11628 वोट मिला। इसका मतलब इसको ज़्यादा वोट मिले हैं तो ये प्रत्याशी जीत गया है। और ये आपसे प्रश्न में ये पूछा है कि कुल वोटों का कितना प्रतिशत मिला इसको। कुल वोट, अगर पहले तो ये पता करिए कुल वोट कितने पड़े, सबसे पहले तो ये पता करिए कुल वोट, है ना। कुल वोट आप देख लो तो एक है 1136, है ना, और एक है 7636, है ना। 1136 हो गया, 7636 हो गया और एक है 11000, ये देखो 8 है, 2 है, 6 है, 1 है और ये क्या है, 1 है, ठीक है, ये है ना। तो आप देख लो 6 6 12 12 8
20 के 0 है ना, 0 6 6 12 12 20 के 0 2 आ गया, ठीक है। तो देख लो 3 2 5 5 3 8 8 2 10 के 0 कितना आ गया, 1 आ गया है ना, 1 आ गया। इसका मतलब अब आप देख लो है ना, तो 1 1 2 6 6 2 8 8 6 कितना हो जाएगा 14 है ना, 6 6 12 12 2 14, ठीक है। कितना बच गया, 1 बच गया है ना, कितना बच गया, 1 यहाँ पर बच गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और 1 मिनट कितना हो जाएगा 6 6 12 12 2 14 14 हो गया, 1 बच गया, ठीक है। अब 1 बच गया तो 7 2 9 1 10 के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, हासिल वाला है ना। और यहाँ पर एक और कितना हो जाएगा 2। तो कुल जो ऊँट आपके पास पड़े हैं वो हैं यहाँ पर आप देख लो 20,400 ऊँट। कुल ऊँट कितने पड़े हैं 20,400 ऊँट यहाँ पर कुल पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपसे क्या करा हुआ है, जीत के प्रत्याशी के कुल ऊँट का कितना प्रतिशत है, ठीक है। चलो अब हमको प्रतिशत निकालना है जो जीता वाला प्रत्याशी है। तो बड़ा सिंपल है, आप उसको कितने ऊँट मिले हैं 1100 11,600 11,628 11,628 ऊँट इसको मिले हैं। कुल कितने ऊँट पड़े हैं 20,400 ऊँट यहाँ पर पड़े हुए हैं। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो ये 2 जीरो से इसके 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे। तो कितना बच गया आपके पास 11,628 11,628 बटे 204 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको चलो हम काट भी लेते हैं ना। देखो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 अठे 16 2 एक 2 और 2 चौको 8 हो जाएगा। ध्यान से देखिए 2 पंचे 10 1 2 अठे 16 2 एक 2 2 चौको 8 2 एक 2 0 2 दूनी 4 है ना। चलो और काट दो इसको, 2 पंजे 10 2 एक कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 2 एक 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 नवा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 1 2 नवा 18 और ये 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 है ना, 2 सत्ते 14 2 सत्ते 9 1 हो जाएगा 2 नवा 18 और 2 4 1 5। चलो ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो कितना आ गया 2907 बटे कितना हो जाएगा 51। अब यहाँ पर हम भाग कर देते हैं है ना, ये 2907 भाग करना है 51 से। चलो देखते हैं कितनी बार, 5 बार जाएगा। चलो देखो 5 कितनी बार 5 एकन्नम 5 5 पचे 25 6 बार जाएगा, 6 एकन्नम 6 6 पंचे 6 एकन्नम 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो 5 बार बिल्कुल क्या है सही है, 5 एकन्नम 5 5 पचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5 बच गया है ना, और यहाँ पर 8 में से 5 गया 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। 5 5 10 के 0 और 5 3 8 1 9 है ना, और 2 ये कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर कितनी बार जाएगा 7 बार चला जाएगा है ना। देख लो 7 एकन्नम 7 7 पचे 35 है ना, बिल्कुल 7 एकन्नम 7 7 पचे 35 कट गया। तो ये आपके पास कितनी बार कट गया 57, यानी कि आपके पास जो प्रतिशत कितने प्रतिशत जिससे जीता 57% है ना। कुल ऊँटों का कितना प्रतिशत मिला, तो उसको कुल ऊँटों का 57% ऊँट क्या करा मिला हुआ है। जितने ऊँट पड़े हुए हैं उसका 57% ऊँट जो है वो इसको मिले हुए हैं 11,628 ऊँट जिसको मिले, इसी को 57% ऊँट यहाँ पर मिले हुए हैं कुल ऊँटों का। बोलो ये बात आपको पता चली कि नहीं पता चली, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए है ना। तो इसमें 57 बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बिल्कुल इसका हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग की प्रत्येक भुजा में वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि करने पर
उसके क्षेत्रफल में उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत वृद्धि, है ना, 10% की वृद्धि आपको करनी है। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी प्रत्येक भुजा में। ठीक है, वैसे तो इसका अगर आप बेसिक बनाने चलोगे तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन इसको ट्रिकी अप्रोच में अगर हम सॉल्व करें तो बड़ा इजी है ना। देखो, अगर वर्ग देखोगे तो वर्ग की प्रत्येक भुजा जो है वो क्या होती है, बराबर ही होती है। और 10 क्या करना है यहाँ पर, है ना, वर्ग की प्रत्येक भुजा में यहाँ पर आप देखो 10% की वृद्धि आपको यहाँ पर उस 10% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा है। तो यानी कि वृद्धि हो रही है। तो आप देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है x + y + x y, है ना, x y, है ना, बटे 100। ठीक है, x + y + xy बटे 100, ये चीज़ आपने यहाँ पर पढ़ी होगी। ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर हम कैसे कर पाएंगे। ये फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है तो आप बड़े आराम से कर पाओगे। देखो 10% पूछा है तो 10 लिखो, क्योंकि वृद्धि करी है तो इसलिए आप इसको जोड़ते चले जाओ। ठीक है, तो 10 + 10 गुणे 10 बटे 100, है ना। तो ये कट ही गया, तो 10 10 20 + 1 बराबर 21, है ना। बस इतना करना था। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 21% की वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, बाकी अगर इसको आप बेसिक बनाओगे तो बेसिक इसका लेंदी है ना, उसको मैं चाहता नहीं कि उसमें समय लगे। बाकी ये ट्रिकी अप्रोच है ना, आप आराम से यहाँ पर कर पाओगे। वृद्धि कहा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर एड यहाँ पर करा हुआ है। ठीक है ना। तो 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटे 100, ये आप फॉर्मूला अगर याद रखते हो तो आप इसको बड़ी आसानी से यहाँ पर बना पाओगे, है ना। इसमें किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। और आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। तो ऐसे आप क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, प्रतिशत हम लगा देते हैं, है ना, प्रतिशत निकालने के लिए। ऐसे आप कर दोगे इसको। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे हम इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। यहाँ पर दी गई आकृति में आपको यहाँ पर आकृति दे रही है, आकृति में कोण ABC और कोण DEF, दो कोण इस प्रकार हैं, दो कोण इस प्रकार हैं, कि AB जो है वो लंब है इस पर, ED पर, AB लंब है ED पर, तथा EF वो लंब है BC पर, है ना। ध्यान से देखिए, तो त्रिभुज ABC, कोण ABC, कोण DEF, है ना, DEF का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन मेरे से यहाँ पर पूछा हुआ है ना। आकृति दे रखिए, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ध्यान से देखना है आपको। है ना, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 है, ये इसको n बोला हुआ है, ध्यान से देखिए। जिसको जिसको जो बोला है उसको मैं मेंशन यहाँ पर कर देता हूँ। B है, ये D है, ये A है, ये
P है और ये वाला क्या है, A है। क्या कहा है हमसे, ABC, ध्यान से देखिए, ABC मतलब ये वाला, और DEF, DEF यहाँ पर कहाँ है, DE ये वाला, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाओ, DEF मतलब ये वाला। ध्यान से आप देखिए, आपसे DEF है ना, ये वाला एंगल, और ABC ये वाला एंगल, इसका और इसका सम आपसे कहा है जोड़ करके आप बताइए। देखो इसी में घबराना नहीं है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे आप कर पाओगे इसको, जरा आप देखो। ये अगर 90 है तो बोलो ये 90 है या नहीं है, अरे ये एक सीधी सरल ही रेखा तो है, ये 90 है तो जस्ट इसके ये वाला भी क्या हो जाएगा, 90 हो ही जाएगा, आपको मालूम भी है ये 90 है तो ये वाला 90 आपके पास, क्योंकि पूरा आपके पास क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, बोलो इतनी बात आपको पता चली कि नहीं पता चली, है ना। अब आप खुद ही देख लो कि एंगल, है ना, रेखिक युग्म, आप रेखिक युग्म पढ़े हुए हो, है ना, आराम से आप इसको कर पाओगे, है ना। ENC, कोण ENC बराबर होगा, कोण ENC बराबर होगा कोण ENB के, है ना, इसके ENB के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और रेखिक युग्म है, क्या है, रेखिक युग्म इसलिए क्या हो जाएंगे, बराबर ENC और ENB। और ENC मेरे को दिख रहा है कि आपके 90 बोला हुआ 90 डिग्री, तो ENB ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब बड़े आराम से कर पाओगे। ये एक क्या है, चतुर्भुज है, ये एक क्या है, चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका जो सम होता है वो 360 डिग्री, आपको मालूम है, आराम से आप इसको कर पाओगे, है ना। तो अब आप देख लो एंगल ABC आप बोलो इसको, है ना, कोई भी इसका ABC बोल लो या DBN बोल लो, आप DBN बोल लो या फिर ABC बोल लो, कोण तो आप यही देख रहे हो ना, तो हमें ABC ही यहाँ पर भी बोल देता हूँ, ठीक है। और आपसे क्या बोला, इसको DEF बोल लो या फिर आप PEF बोल लो या PEN बोल लो, कोण तो यही है, तो अब इसको मैं चलो बोल देता हूँ DEF, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना, दिया यही है तो DEF मैंने इसको बोल दिया, आप देख लो DEF, है ना, ये ABC। और यहाँ पर और देखो प्लस, है ना, प्लस ENB एंगल ENB, अब देखो ENB प्लस एंगल आप देख लो BD BP, है ना, क्या है BPE, है ना, एंगल BPE, है ना, ध्यान से देखिए BPE ये वाला, ये भी 90 ये, है ना। चलो तो एंगल ABC प्लस एंगल DEF, है ना, प्लस 90 डिग्री बराबर आप यहाँ पर लिख देना 360, है ना, 90 डिग्री बराबर है यहाँ से आपके पास 360, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। चलो ठीक है, एंगल ABC प्लस एंगल DEF बराबर हो जाएगा 360 माइनस 90, ये दोनों उधर भेज दिया, है ना, एंगल ABC, है ना, प्लस एंगल DEF बराबर 360 माइनस 180 हो जाएगा। एंगल ABC प्लस एंगल DEF, है ना, ABC DEF बराबर 180 डिग्री आपके पास बच जाएगा। तो जो दोनों का जो सम होगा, जो दोनों का योग होगा, वो आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये था क्वेश्चन का कुछ नज़रिया, ऐसे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर अपनी समझ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बोलो बातें आपको पता चल रही हैं या आपको इसमें कोई डाउट है ना, बोलिए इसमें आप। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पर आपको हर एक बात बिल्कुल पता चल रही होगी, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना, बाकायदा चीज़ों को समझते चलिए ताकि कोई आपको परेशानी बाद में ना आए, है ना, और आराम से आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, है ना। चलो
अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमसे ये कहता है आपको यहाँ पर भी आकृति में लिख ही देता हूँ। नीचे दी गई आकृति में, नीचे दी गई आकृति में ई, वो क्या है, ए बी, ई ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु है, ई ए बी का मध्य बिंदु है तथा एफ ए डी का मध्य बिंदु है। ए डी का मध्य, ए डी का मध्य बिंदु है। यदि चतुर्भुज एफ ए ई सी का क्षेत्रफल 13 वर्ग इकाई है ना, क्या है, वर्ग इकाई है। तो चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी है ना का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, का क्षेत्रफल ज्ञात। मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ जैसे बोला हुआ है ना, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पर F है, ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है, D है ना। ध्यान से देखिए आप, ये इसको यहाँ पर E बोला गया है ना। और ये देखो है ना, ये तो क्या है, विकर्ण समझ लो आप, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, विकर्ण। तो ऐसा कुछ आपके पास यहाँ पर सीन रहने वाला है। आपसे यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। ई ए बी का मध्य बिंदु है। देखो ई, ये किसका मध्य बिंदु है, इस ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। ध्यान से आप गौर से समझिए, ई जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब कि जो त्रिभुज हमारे पास ए बी सी है उसकी मध्य का है, मध्य का कौन है, ई सी। ध्यान से समझिए आप बातों को, जरा ध्यान से गौर से समझिए। आपसे कहा है कि ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो हमको चित्र से बिल्कुल ये स्पष्ट हो रहा है कि जो ए सी है वो ए बी की, ए बी सी की मध्य का है। ए बी सी की क्या है, एक मध्य का है। और मध्य का क्या करती है, उसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। मतलब ये जितना पार्ट होगा, मतलब ये जितना भाग है उतना ही ये वाला हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब फिर से ध्यान से सुनिए, एफ ए डी का मध्य बिंदु है। एफ क्या है, ए डी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब जो एफ सी है वो ए डी सी की मध्य का है। एफ सी क्या है, एफ सी जो है वो ए डी सी की मध्य का है। और मध्य का है तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, नहीं बांटेगी। मतलब ये वाला आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। बोलो इतनी बात आपको पता चल गई या नहीं पता चल गई, ठीक है ना। ये डिस्कशन सही, मैं इसको ज़्यादा बढ़ाने वाला नहीं हूँ ताकि आपको बाकी है ना चीज़ें क्लियर, मैं यहीं से समझा दूंगा। मैं क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में सॉल्व करने की कोशिश करने वाला हूँ। जब एफ ई सी इस ए बी सी त्रिभुज के मध्य का है तो इसका मतलब ये वाला इसका एरिया के बराबर हो जाएगा। जब एफ सी ए डी सी त्रिभुज के मध्य का है, इसका मतलब ये और ये एरिया आपस में बराबर हो जाएगा। अब आप देखो, इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, इसको आप 2 टाइम्स लिखो, इसको आप 2 टाइम्स लिखो, तुम्हें दोनों ही क्या बराबर है ना। ये वाला ये दो। अब पूरे का देखो, ध्यान से जरा गौर से समझिएगा, है ना। चतुर्भुज मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाला हूँ ना, बाकी मैंने समझा ही दिया आपको। ए बी सी डी का क्षेत्रफल, चलो ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, दो ए सी ई, दो है ना, 2 गुणे त्रिभुज ए सी ई का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए, प्लस 2 गुणे है ना एफ सी ए का क्षेत्रफल, है ना। क्या हो जाएगा, त्रिभुज एफ सी ए का क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल, है ना। बात उम्मीद है कि आपको पता चल गई होगी। दो अगर मैं कॉमन करूं तो त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज FCA और ACE, है ना, का क्षेत्रफल। बोलो आपको चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। अब आप देखो 2 ACE ये वाला, FCA ये वाला मिला करके क्या हो गया, यही तो हो गया है ना। आप देख लो FAEC यही तो हो गया, ये पूरा हो गया। तो पूरा तो आपके पास ये क्या हो गया, चतुर्भुज FAEC का क्षेत्रफल। बड़े शॉर्ट में चीज़ें मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये आपसे बोला हुआ है कितना है, ये 13 है, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 वर्ग इकाई, है ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन को भी आप कर पाओगे। देख लो मैंने चीज़ें यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट करके समझा भी दिया है ना। रिपीट करने की कोई नीड है नहीं, है ना। आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बातें करना चाहता हूँ, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चले देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आपसे कहा है बहुपद x³ + 7 ये है x3 x की घात ज्ञात करो, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है कि आप इसकी घात यहाँ पर बताइए। चलो देखते हैं क्या करेंगे। गुणा करवा लो आप, इसका इसके साथ गुणा करवाओगे 3x³ हो जाएगा, माइनस x³ को -x² से गुणा करवाओगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 2 5 हो जाएगा, प्लस 21 हो जाएगा, है ना, माइनस यहाँ पर 7x² हो गया। ध्यान से देख लो, 3 को नहीं मतलब इसका इसके साथ गुणा कराया तो 3x³ हो गया, इसका इसके साथ गुणा कराएगा तो माइनस का x की पावर 5 हो गया, इसका गुणा इसके साथ कराया तो 21 हो गया, और इसका गुणा जब मैंने इसके साथ कराया तो माइनस का 7x² हो गया, है ना। अब आपसे पावर यहाँ पर पूछा है तो आपको देखना होता है जो वेरिएबल होता है ना, जो वेरिएबल होता है यानी कि जो चर होता है उसकी अधिकतम घात कितनी होती है, जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात हो जाती है ना। तो बहुपद की घात आपसे पूछा हुआ है, तो बहुपद की घात अधिकतम पावर क्या, अधिकतम पावर यहाँ पर 5 है, तो बहुपद की घात जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। तो इसमें जो 5 है ना ऑप्शन, वही बिल्कुल इसका क्या है, राइट, है ना। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि बात आपको बिल्कुल पता चल गई होगी, है ना। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर चलते हैं, है ना। चलो इरेज करो तो हम इसको, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है सुरेंद्र ने 50,000 2 वर्ष के लिए, सुरेंद्र ने 50,000 2 वर्ष के लिए 50,000 2 वर्ष के लिए 5
परसेंट वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किए है ना। 2 वर्ष बाद सुरेंद्र के पास कुल कितनी धनराशि होगी? सुरेंद्र के पास कुल कितनी धनराशि होगी, ये क्वेश्चन आपसे कहा हुआ है। यानी कि 50,000 सुरेंद्र ने 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की है। किस पर जमा की है? चक्रवृद्धि ब्याज पर यहाँ पर क्या करी है? जमा किया हुआ है ना 5%। 2 वर्ष बाद सुरेंद्र के पास कुल कितनी रकम होगी? यानी कि वो मिश्रधन होगा। कैसा होगा? उसमें ब्याज भी होगा प्लस आपका मूलधन भी होगा। वही मिश्रधन होता है। तो 2 वर्ष के बाद 50,000 आप मान ली कहीं जमा किए हुए हो, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर, है ना। चक्रवृद्धि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर यदि आपने चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करा हुआ है ना, तो फिर जो आपको बाद में प्राप्त होगा वो मिश्रधन होगा। मतलब उसमें मिश्रधन का मीनिंग उसमें ब्याज भी है और प्लस आपका जो आप मूलधन जमा किए हो वो भी है ना। तो उसको मिश्रधन निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि ए बराबर यहाँ पर आपके पास P, जिसको हम मूलधन बोलते हैं, और ये 1 + R/100 है ना। ये दर होती है और पावर में आपके पास क्या होता है? n, जो कि समय होता है। तो बड़े आराम से हम कर पाएंगे। चलो देखो, ये है आपके पास 50,000 है ना। बोलो, समझ में आ ही रहा आपको, है ना। 50,000 प्लस दर क्या है? 5 है ना। चलो ये हो गया आपके पास, और 2 वर्ष के लिए, है ना। चलो देखो 50,000 है ना। ये देखो 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 0। 20 पंचे 100 है ना। तो अब आप इसको सीधे गुणा करो। 20 + 1 बटे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और पावर में हमारे पास कितना है? यहाँ पर 2 है। ठीक है। ए बराबर 50,000 है ना, गुणे 20 × 21 बटे 20, और ये 21 बटा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है। अब आप देख लो, ये कट गया, ये वाला इससे यहाँ पर कट गया। ए बराबर कितना हो गया? 500 गुणे 21 गुणे कितना हो जाएगा? 21 बटे ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देखो, इसको काट सकते हैं हम। 4 है ना, 4 कन्नम 4 हो गया है ना। 1 आ गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंचे 20 है ना। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 तो 10, 4 कन्नम 4 1 5। तो ए बराबर आ गया 125 गुणे 21 गुणे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 21 हो जाएगा, है ना। चलो अब यहाँ पर आप देख लो, 125 गुणे इसका गुणा करवा ले। चलो थोड़ा सा देखिए, 20 + 1, इसको ऐसे लिख दिए है ना। क्या लिख दिए? 20 + 1 ये, और ये भी 20 + 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया, है ना। ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा हुआ आपको? चलो अब देख लो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि गुणा ही सीधे करवा लें क्या? चलो अंदर यदि हम इसको गुणा करवाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा ऐसे हम यहाँ पर कर पाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई। चलो देखो, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 1 अन्नम 2 0 हो गया। ठीक है ना। देख लो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, और 2 1 अन्नम 2 0 प्लस 100, ये कितना हो गया? 125 हो गया। ठीक है। और ये 20 + 1 थोड़ा सा बढ़ा दिया हूँ, है ना। चलो अब यहाँ पर आप क्या कर दोगे? ये तो 5 हो गया,
ये तो कितना हो गया 2 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 5 एक कितना हो गया 6 हो गया, और ये कितना हो गया 2 हो गया, गुणे 20 + 1 हो गया। ध्यान से देखिए ये 5 हो गया और ये आपके पास 2 हो गया, 5 एक कितना हो गया 6 हो गया, और ये आपके पास 2 हो गया। चलो अब देखो यहाँ पर ए बराबर 2 पंजे 10 हो गया, 2 पंजे 10 है ना, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 छंग 12 का 2, 2 दूनी 4 1 5 हो गया। ठीक है, और प्लस है हो जाएगा आपके पास 2625। ध्यान से देखिए है ना, और एक जीरो लगाना छूट गया, एक जीरो यहाँ पर लगा दीजिए है ना। चलो मैं लिख देता हूँ फिर से है ना। आपके पास यहाँ पर क्या हो गया कि ये प्लस का 2625 है ना। देख लो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 छंग 12 का 2, 2 दूनी 4 1 कितना हो गया 5, और एक जीरो ये। चलो अब हम यहाँ पर जोड़ देते हैं है ना। जोड़ने के बाद 2 तो 5 वैसे ही हो जाएगा, 2 5 लिख दिए है ना, 2 5 लिख दिए, और 6 5 11 के 1 हो गया, 6 5 11 का 1 हो गया। ठीक है ना, 6 5 11 का 1 हो गया, और 2 2 4 1 कितना हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, और ये आपके पास कितना हो गया 5 हो गया, यानी ये 55,125। तो इसमें हम देख रहे हैं 55,125 जो ऑप्शन दिया हुआ है वो बिल्कुल इसका क्या है सही। थोड़ा सा बढ़ा दिया है ना कि ये जो 21 आ रहा था ताकि गुणा करने में मेरे के लिए आसानी हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है ना, बाकी आप यहीं से गुणा करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, इतनी लंबा प्रोसेस करने की नीड है नहीं है ना। वैसे जो 55,125 है 55,125 इसका बिल्कुल क्या है सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 2924 किलोमीटर की दूरी 43 घंटे में तय करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब वैसे तो बड़ा इजी है ना कि आपको यहाँ पर दूरी दे ही रखी है, समय ही दे ही रखा आपको है ना, चाल निकालनी है। तो चाल बराबर आपको मालूम है कि जो रेलगाड़ी की यहाँ पर चाल हो जाएगी वो दूरी बटा समय है ना, 2924 है, और ये हो जाएगा है ना। चलो तो इसको हम कैसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, चलो देखो भाग कर देते हैं 2924। चलो यहाँ पर देखो 4 3 12, 4 चौक 16 है ना, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। देखो 6 बार चला जाएगा है ना, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 24 1 25, बिल्कुल सही है ना। 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 24 1 25, 12 में से 8 चला जाएगा, 8 4 कितना हो गया 12 हो गया, और यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा 8 में से 5 गया, 5 3 8 ये हो गया, और यहाँ पर ये मैंने कर दिया 344। देखो 6 बार गया तो 258 है, 7 बार 8 बार देखते हैं 8 बार जाएगा, 8 त्रिक 24 2, 8 चौक 32, 32 2 34 है ना। तो बिल्कुल सही यहाँ पर मैंने कट गया है कि ये कितनी बार है 68 है ना। जो रेलगाड़ी की चाल है वो 68
किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रेलगाड़ी जो है वो चल रही है 68 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो ये आज का सेशन था। आपको अगर अच्छा लगा है तो इसको अपने मित्रों तक शेयर करिए, भेजिए लोगों तक, है ना, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पर भी चीज़ें आपको बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट मिलता है ना। मिलते हैं बहुत जल्दी, है ना, बने रहिए। थैंक यू।